सो स्टूडेंट्स, इन द चैप्टर ऑफ डुअल नेचर हम लोग को सबसे पहला काम पता है क्या करना होता है। हमें ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कब हम वेव के मोशन को पढ़ रहे होंगे, कब हम पार्टिकल के मोशन को पढ़ रहे होंगे। सो यू विल एनकाउंटर टू टाइप्स ऑफ नेचर और टू टाइप्स ऑफ मोशन। हम बात कर रहे हैं, कभी कभी बच्चों वेव नेचर के फॉर्म में देखा जाएगा, कभी कभी पार्टिकल नेचर के फॉर्म में। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ऑल राइट, चलो। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग हर बच्चे को दिमाग में ये रख के चलना है इस चैप्टर में। बच्चों देखो इधर, ये तुम लोगों का कोई भी क्या हो जाएगा, एक एक मेटल का कोई बॉडी हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, इसको ऐसा कर लेता हूँ मैं, है ना। इस तरह से कोई एक मेटल का बॉडी एज्यूम कर लो। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी मेटालिक बॉडी या कंडक्टर के बारे में बच्चों, ठीक है। सो बच्चों लोग, हमें कभी भी बोला जाए ना इस चैप्टर में कोई मेटल है या कोई कंडक्टर है, तो उसके बारे में दो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप वही वही पेपर में समझ समझ के चलेंगे। हर एक कंडक्टर के पास बच्चों मिलियंस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर एक कंफाइंड मोशन करके चल रहे होते हैं। आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या रखे होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो इस सरफेस से बाहर निकल जाएंगे बच्चों, वो इस सरफेस की बाउंड्री है जो पेरीफेरी है, इस पर ये लोग एक कंस्ट्रेंट मोशन में चल सकते हैं। तो फ्री अपने मोशन से है, ऐसा नहीं कि बॉडी छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। तीनों बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है हर कंडक्टर के पास मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सरफेस पर मोशन कर रहे होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, यू कैन राइट इट, एवरी कंडक्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ, बोलो बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कंस्टेंट मोशन परफॉर्म करते हैं सरफेस पे, विच आर फ्रीली मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहली बात आई है कि सर ये भी फ्री वर्ड अगर अपन कह रहे हैं तो क्या ये सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है? ऐसा नहीं होगा बच्चों। वेन एवर इलेक्ट्रॉन ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, बच्चों यहाँ पे एक प्लस का चार्ज बन जाएगा तुरंत, इसको कहते हैं बच्चों पॉजिटिव, या इसको कहते हैं वॉइड बन जाएगा, और तुरंत ये इसको पुल बैक कर लेगा। सो यू शुड राइट इट ऑल्सो, इसको भी एक पॉइंट बना के लिखना चाहिए हमेशा बच्चों को। सो वेन एन इलेक्ट्रॉन emit out of surface comma it gets pulled back because of the positive charge developed. It gets pulled back because of the positive charge, बोलो बच्चा लोग, डेवलप्ड। सो हम ये लिख सकते हैं कि बच्चों जनरल कंडीशन में कभी इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर ही नहीं पाएगा इस सरफेस को। तो लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन कैनॉट emit out from surface without external work done, तो जब भी कोई पूछे ना डुअल नेचर चैप्टर, तो उसके बारे में सबसे फर्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों, वो हमें कंडक्टर की होनी चाहिए। इस पे दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम लोग जनरली लैटिस बोलते हैं बच्चों। लैटिस का मतलब होगा जो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, तो पॉजिटिव आयंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। और इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको ना एक बॉडी या एक कंडक्टर को स्टडी करना चाहिए। अभी आगे जाके अपन इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में बात करेंगे। दीज थ्री आर द बेसिक पॉइंट्स विच इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, कि कोई इलेक्ट्रॉन बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के बाहर नहीं जा सकता। देखो, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन के बाहर नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं डब्ल्यू। बच्चों आगे बताने वाला हूं मैं इस चीज के बारे में। यहां तक का क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया हर एक कंडक्टर के पास दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो यहां से बाहर नहीं निकल सकते।
है ना। इस बाहर नहीं निकलने का मतलब क्या है, दीज और आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली ऑन द सर्फेस इन अ कंस्टेंट मोशन बट दे डू नॉट एमिट बाय देमसेल्फ। इतना क्लियर है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल वर्क डन अपने यहाँ पे कर देते हैं, अगर एक्सटर्नल वर्क पे कर दूं और इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाला जाए बच्चों कुछ भी एक्सटर्नल वर्क करके, तो वो मिनिमम वर्क क्या कहलाएगा, उस मेटल प्लेट का क्या कहलाएगा बच्चों, वर्क फंक्शन। तो ये मान लो तुम्हारे पास कोई भी अभी मेटल का एलिमेंट है, मेटल का कोई प्लेट है, इतना तो क्लियर होना चाहिए बच्चों को। ये तुम्हारे पास क्या हो गया बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। सो आप कह सकते हो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, देखो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ मेटल। बच्चे लोग, मेटल के सरफेस में एनर्जी नेगेटिव होती है, खुद में इतनी हिम्मत नहीं है बाहर निकल के चला जाए, तो ये बोलेगा कि सर कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे W नाम का, या उसी को बोलते हैं उस मटेरियल का फंक्शन, है ना। इसके पास खुद का एक फाइ नॉट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। कोई परेशानी वाली बात तो बोलोगे नहीं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स द मिनिमम वर्क डन, ध्यान दें सब बच्चे, द मिनिमम वर्क required by an electron to emit out from the metal surface, emit out from metal surface। आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लैंग्वेज में मान लो मेरे मार्क्स आ रहे हैं 400, 500, 600, मान लो 720 का अपना नीट का पेपर होता है, और एक नंबर अपने कट ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है, मान लो 580 मार्क्स आ रहे हैं, तो इतना मार्क्स कम से कम आएगा तब बच्चा उसको पास या क्वालिफाई माना जाएगा ना, नहीं तो क्या माना जाएगा, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट कंडीशन मानी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये एक मिनिमम वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही है बच्चों, अगर आप ऊपर मटेरियल को देख रहे हो, मेटल को देख रहे हो, तो बच्चों उसके पास उसे कम से कम वर्क करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और वो कम से कम वर्क यहाँ समझाया गया है, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एमिट आउट फ्रॉम दैट मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन, इज नोन एज, बोलो, वर्क फंक्शन। फिर पूछेगा वर्क फंक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो आंसर होगा आप लोगों का, वो लिख देता हूं यहीं के यहीं पे मैं, फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन, फैक्टर्स डिपेंडिंग, बोलो, वर्क फंक्शन। दो हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है। पहला, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है वर्क फंक्शन। मान लेते हैं अपने पास कुछ ये अल्कली एलिमेंट वाली जो लाइन है ना, देखो, तो बच्चों क्या बोलोगे आप लोग, आप बोलोगे सर अलग अलग एलिमेंट होंगे ना, जो भी एलिमेंट होगा उन सब के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन आता है। तो लिखते हैं सबसे पहला, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट मेटल प्लेट्स, ठीक। दूसरा, ये मेटल का प्लेट का जो सरफेस का नेचर है ना, तो वही वो भी लिख सकते हैं अपन, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द मेटल। मेरे कहने का मतलब है, आप डायग्राम में बिल्कुल स्मूथ सरफेस देख रहे हो ना बच्चों, तो अगर सरफेस थोड़ा रफ नेचर का होगा ना, तो वहां से एमिशन भी सही से नहीं होगा। इसको इतना ही समझ लो बस, पेपर में आता है वर्क फंक्शन किन पे डिपेंड करता है, तो बोलना अलग अलग एलिमेंट और मेटल का बच्चों अलग अलग होता है, और उनके सरफेस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो बच्चों फटाफट अपन इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, आप तो अब लोग बच्चे लोग आप समझ ही गए होगा कि एमिशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा। हम उस इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम वर्क फंक्शन लाकर उसको दे देंगे और वहां से वो भग जाएगा वो। टू मेक इलेक्ट्रॉन एमिट आउट फ्रॉम दिस सरफेस, हमें कम से कम वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ये क्लियर सा अंडरस्टैंडिंग है। अब बोलोगे सर देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो मैं बोलूंगा बच्चा लोग ये तीन चार टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन, लेट से 4 टाइप का मैंने समझा दिया। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा बच्चों, उसको बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। थर्मो नहीं लिखना है, थर्मियोनिक पढ़ते हैं इसको, थर्मियोनिक एमिशन। जो दूसरा होगा बच्चों, उसको बोला जाता है फील्ड एमिशन। ध्यान देना है ना, बड़ी सिंपल सी कहानियां हैं।
थर्ड जो हो जाएगा बच्चों उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये एनसीईआरटी में आपको लिखा नहीं मिलेगा, घबराना मत, 1 लाइन का है, समझा दूंगा मैं। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर का मेन एक टॉपिक जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, इसका नाम है प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मीन्स लाइट होगा, फोटो मीन्स बोलो लाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन पी डबल ई कह रहे होंगे। इन सबको बहुत जनरल फॉर्म में बता दूं, थर्मो बच्चों हीट से डिपेंड करता है, हीट पे डिपेंड करता है। फील्ड मतलब चैप्टर 1 तो पढ़ के आए ना अपन लोग, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो। सेकेंडरी मतलब किसी दूसरे इंसान की गलती से एमिट कर जाए, और फोटो मतलब बच्चों लाइट की वजह से ही एमिट कर जाए। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है सर का यहाँ पे, कि सर के पास एक मेटल का प्लेट होगा। क्या होगा बच्चों? एक मेटल का प्लेट होगा, मतलब मेटेलिक कंडक्टर होगा मेरे पास। मैं इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन मैं चाहता हूँ बाहर निकल जाए। आई वॉन्ट द इलेक्ट्रॉन टू एमिट फ्रॉम दिस सरफेस। मैं क्या करूंगा? अगर मैंने हीट के हिसाब से निकाला तो क्या हो जाएगा? वो थर्मियोनिक एमिशन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के निकाला तो क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, फील्ड एमिशन हो जाएगा। अगर सेकेंडरी एमिशन कराया तो सेकेंडरी फॉर्म में हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जो कहानियां हैं आपको इसके फॉर्म में बतानी है। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब बच्चों लाइट यहाँ पे फॉल कर रहे होंगे और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा। द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, जिससे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना लास्ट वाले टॉपिक को। तो पहले जल्दी जल्दी अपन ये तीनों खत्म करते हैं, देन विल फोकस आवरसेल्फ ऑन द फोर्थ टॉपिक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना। ओके बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड, फटाफट देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन बच्चों, अपन जब इनकैंडेंसेट बल्ब वगैरह को देखते हैं ना, इनकैंडेंसेट बल्ब का मतलब होता है जो हम लोग के ज़माने के जो बल्ब आया करते थे ना, वो उसके पर ऐसा वायर का फिलामेंट होता था। आप लोगों ने क्लास 10th वगैरह में पढ़ रखा होगा। तो बच्चों वैसे ही किसी वायर या किसी कॉइल को बहुत ज़्यादा हीट करा जाए, हाई टेंशन उसको पोटेंशियल बोलते हैं, हाई टेंशन पोटेंशियल, है ना। तो उसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन गेन सो मच एनर्जी, तो ये इसके आसपास ऐसे करके ना एमिट करना शुरू कर जाता है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं उस मेटल रॉड से या मेटल के वायर से बच्चों, उसमें ल्यूमिन भी होता है, तो लाइट की तरह अपन आंखों में विजन आता है क्योंकि वो उतने वेवलेंथ पे आ रहा होता है। बट प्रैक्टिकली वो हीट हीट को एमिट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर जा रहा होता है। तो बच्चे लोग ये बोला जा सकता है इस टॉपिक को देखकर कि जब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट, बोलो सफिशिएंट हीट एनर्जी, it emit out of the surface, it emit out of the surface। और जो बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों, उनको थर्मो की जगह थर्मियॉन्स बोलेंगे या थर्मो आयंस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे बच्चों? थर्मियॉन्स, या ऐसा बोल सकते हैं उसको अपन लोग थर्मो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन एमिट आउट ऑफ द सरफेस, इसी को बोलते हैं बच्चों थर्मियोनिक एमिशन। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, बोलो, थर्मियोनिक एमिशन। इज दिस क्लियर बच्चों? ट्वेल्थ के बच्चों, सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पार्ट इज फील्ड एमिशन। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फील्ड एमिशन। मान लो कि राज सर के पास यहाँ पर एक कंडक्टर है और मुझे इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन तो बच्चों इसके सरफेस से पाया जाता है ना, इतनी हिम्मत तो नहीं कि सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाए। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्यों ना इसको ऐसे इस तरह की फील्ड में रख दिया जाए, जिस तरह की फील्ड में आने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाए। मेरे कहने का मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस जब एक्सट्रीमली ज़्यादा कर देते हैं बच्चों, तो पहला जो आंसर होता है वो ये बोलता है बच्चा कि सर जी अगर किसी दो जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस लाए हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। when the electric field is strong enough to pull an electron out of the metal surface, ये आपका बच्चों मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ऐसे एमिशन को क्या बोला जाता है? फील्ड एमिशन। तो मैं लिखता हूं पहले तो ये वाली बात, व्हेन द मेटल, कोई बुक में कंडक्टर भी लिखा होगा, व्हेन द मेटल इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड
उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कॉमन लगा के लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन गेट्स पुल्ड आउट ड्यू टू हाई, ठीक है, ड्यू टू हाई फील्ड। और बच्चों इस तरह के एमिशन को क्या बोलोगे आप लोग, बोलो। सो दिस इज नोन एज फील्ड, और मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चा लोग फील्ड एमिशन। अब सुनना क्या और बोला जा रहा है, लॉजिक कहाँ से आता है। जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि सर जी अगर डी डिस्टेंस तक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है तो डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इंटू इज इक्वल टू ई इंटू डी। हाँ है ना बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, तो बोलोगे सर जी डेल्टा वी बाई डी आती है। समझ आया। तो अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अल्टीमेट मेरा गोल क्या है कि इतनी स्ट्रांग फील्ड वहां डेवलप करनी है कि बेचारा इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद यहां से निकल जाए। मेरी बात समझ रहे हो, इस प्लस की प्लेट पे खुद ब खुद वो पुल आउट होकर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन पुल्ड आउट होकर आ जाए। बात समझे। इस तरह के एमिशन को अपन बोलेंगे बच्चे लोग फील्ड एमिशन। अब ये ऑर्डर कितना होगा, तो ऐसा लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 10⁻⁶ से ज़्यादा होना चाहिए। 7-8 भी होता है बच्चों। न्यूमरेटर में आएगा वोल्ट, डिनोमिनेटर में आएगा मीटर। ये 1 मार्क की रीजनिंग में आ सकता है कि फील्ड एमिशन की रेंज बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की। बात समझ में आ रही है। डेल्टा भी बढ़ेगा तो बच्चों ई बढ़ेगा, डी का डिस्टेंस घटेगा तो ई बढ़ेगा, तो डी कम भी किया जाता है और डेल्टा भी बढ़ाया भी जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर जी व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रेंज, ये बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, 1 के पीछे 6 जीरोस लगे हैं, तो कोई भी मेटल के कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बच्चों पुल्ड आउट हो जाएगा। ऐसे इंसान को अपन क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। बस इससे ज्यादा नहीं सोचना अपन को। सो स्टूडेंट्स थर्ड वाला सबसे इजी है, इसका नाम है सेकेंडरी एमिशन। इट सेज दैट बच्चों हाई मूविंग पार्टिकल्स को ना मेटल के पास क्या करा जाता है, लाके स्ट्राइक कराया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल बच्चों कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसे रेज निकलना शुरू हो जाती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट करना शुरू कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड ऐसा समझना है अपन को यहाँ पर। और ये हाई मूविंग पार्टिकल्स, क्या लिखा है बच्चों पढ़ के बताओ, हाई मूविंग पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड। तो किसी और की गलती की वजह से कोई और एमिशन कर रहा है तभी इसका नाम क्या पड़ा है, सेकेंडरी एमिशन। तो मैं लिखता हूं व्हेन अ हाईली मूविंग, हम जा रहे हैं मान लो साइकिल वाके से रोड वोड पे जा रहे हैं, किसी को उड़ा दिया अपन ने, तो गलती किसकी है, हमारी गलती है। हमारी एनर्जी कोई और बेचारा वहां से बाहर हो गया, तो हो जाएगा व्हेन द हाईली मूविंग पार्टिकल, ठीक है, इज मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रॉन, बोलो बच्चों एमिशन। इस तरह के एमिशन क्या बोलोगे आप लोग, सेकेंडरी एमिशन। सो बच्चों देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर ये है बच्चों लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हम लाइट की हेल्प से किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल देंगे तो उसको उस तरह के एमिशन को बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो कितनी आसानी से इसको अपन समझ सकते हैं। मान लो सर के पास ये कोई मेटल का प्लेट है, लेट्स कलर इट, है ना, मान लो इस कलर की कोई मेटल की प्लेट है, तो हर एक मेटल के पास बच्चों लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कहाँ से निकल के जा रहे होंगे, कहाँ होंगे इसके, तो बोलोगे सर जी सरफेस पर होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आया क्या समझ में। तो जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको वहां से भगा देने का, उनको वहां से एमिट कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बच्चा लोग एक इंसिडेंट फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हर मेटल के पास खुद का एक वर्क फंक्शन होता है। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे समझ लो बच्चों कि मुझे किसी को ना कोई डेप्थ देना है, मान लो मुझे किसी को आज 40 रुपीज़ देना है, राइट, और मुझे किसी इंसान ने 30 रुपीज़ की हेल्प करी, तो क्या वो मेरे काम की है, तो बोलोगे नो सर। किसी ने मुझे बच्चों 40 रुपीज़ की हेल्प करी तो वो मेरे काम की कहलाएगी, किसी ने 50 रुपीज़ की हेल्प करी तो क्या हो जाएगा,
व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बच्चों मैं 50 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ उसको पे कर दूंगा और बाकी 10 रुपये लेके क्या करूंगा मैं बढ़िया घूमने चले जाऊंगा मैं तो। हम लोग के ज़माने में ये बहुत पैसे होते थे, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ पर भी ये बच्चों, अगर कोई आपसे कहता है दैट एनी मेटल प्लेट्स हैज सम वर्क फंक्शन, दिख रहा है बच्चों वर्क फंक्शन, हाँ ना, तो बोलो क्या है ये बच्चों, वर्क फंक्शन है एक। उससे उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी इंसिडेंट करानी है, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रेडिएशन। वाई आई एम यूजिंग द वर्ड रेडिएशन, बिकॉज रेडिएशन बोलते ही इसके पास एनर्जी काउंट होने लग जाएगी, ठीक है। तो जब भी वो एनर्जी अपनी ज़्यादा हो जाएगी किससे, वर्क फंक्शन से, तो बच्चों उसका स्ट्रेट रिजल्ट होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट करने लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। और अगर एनर्जी कम दी आपने तो बोलोगे सर जी मजाक हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो तो इसका सेंटेंस क्या बनना चाहिए, वन वन लाइन का, तो बोलोगे व्हेन अ लाइट ऑफ व्हेन अ लाइट रेडिएशन ऑफ when a light radiation of suitable frequency, क्या लिखा है बच्चे, suitable frequency is made incident on the metal surface, is made incident on the metal surface comma electrons are emitted। कोई दिक्कत यहां तक, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर जाएंगे ना बच्चों उनको बोलेंगे लाइट की वजह से निकले हो आप, तो इसका नाम पड़ जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज नोन एज, बोलो बच्चे लोग 12th के बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। और हम लिख सकते हैं एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखें सब लोग, उसके बाद है ना, आज के बाद इस बात का, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर गए हैं उनको क्या इस नाम से बुलाओगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, बोलते जाओ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे पेज पे लिखी हुई है वो ये है कि किसी भी मेटल पर जो लाइट से सेंसिटिव होगा, तो इस तरह के मेटल को बोलते हैं बच्चा लोग फोटो सेंसिटिव। ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल के पास जाके लाइट मार के हल्ला कर रहे हैं कि सर ने तो हमारे ऐसा ही बोला है, नहीं। फोटो सेंसिटिव मेटल जनरली अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, इन सब की बात हो रही है। इस पे आपने एनर्जी गिराया बच्चों, तो वो एनर्जी ना ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू साइन लगा देना चाहिए। ऐसा जब होगा ना बच्चों तो आपको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता हुआ दिखाई देगा। और कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए व्हेन द एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन इज मेड इंसिडेंट, तो बच्चे लोग उस जगह पे बोलना कुछ नहीं होगा सर, वो खाली एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करा जाएगा। कोई परेशानी वाली बात है तो बोलो यहीं पर, नहीं है ना। सो स्टूडेंट्स फोटो एमिशन को और डिटेल में ना हम लोग को हर्ट्स के ऑब्जर्वेशन के बाद स्टडी हो जाएगा, तो चलो हर्ट्स का ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड, ओके। बच्चों हर्ट्स ऑब्जर्वेशन में हर्ट्स ने ऐसा हमें बोला दैट जो रेडिएशन होते हैं ना, रेडिएशन मतलब बच्चों प्राइमरीली लाइट की जो एनर्जी पार्ट होगा ना उसको अपन रेडिएशन बोलते हैं। तो ब्रैकेट में अगर मैं यहाँ पर लाइट भी लिख दूंगा तो गलत नहीं है ये। कोई भी रेडिएशन होगा बच्चों तो वो एक अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी लेकर जा रहा होता है, मान लो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहला जाएगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ये न्यू सिंबल होता है, इसको बच्चों एफ से भी देखा जाता है, ठीक है। आप सुनते जाना क्या बोल रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे न्यू बनाया है मैंने और यहाँ पर बच्चों ने एनर्जी बनाई है, तो हर्ट्स ने बोला जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, इसका मतलब है ये रहा ग्राफ तुम्हारा, ई प्रपोर्शनल टू न्यू, और ये 11 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ई बराबर एच न्यू, हाँ है ना बच्चों, कई बुक्स में लिखा रहेगा ई बराबर एच इंटू एफ, और न्यू बोलूँ या एफ बोलूँ ये पता है क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि लाइट एक तरह का वेव होता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोलो इंसिडेंट रेडिएशन, तो जो मैं आप लोगों को कई टाइम से पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, लाइट ऑफ सूटेबल रेडिएशन, ये एक वर्ड बार बार एक मिस्ट्री वर्ड है सूटेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो यहाँ पे देख लो आप लोग।
एज पर हर्ट्स हम सब जानते हैं बच्चों, छोटी मोटी बातें हैं ये सब। जैसे कि ये स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, इस तरह से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को आगे। और विजिबल स्पेक्ट्रम बच्चों विबग्योर नाम से पढ़ा होगा आप लोगों ने। बोलोगे सर बिल्कुल सही है। रेड के आगे जाएंगे तो क्या होगा, इंफ्रारेड आएगा। फिर माइक्रोवेव और ये सारे वेव आने लग जाएंगे। वी के पीछे बच्चों अल्ट्रा वायलेट होता है, एंड देन यू से एक्सरे होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, गामा रे। पीछे आते हैं ना तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। और आगे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ेगा, बोलो, वेवलेंथ इंक्रीजेस। टॉपिक का ग्राफ देख के बोलो क्या बढ़ना चाहिए, वेवलेंथ तो नहीं बढ़ना चाहिए ना, यही बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है सबसे स्वीट स्पॉट क्या है कि आप लोग अल्ट्रा वायलेट रेस को देख लो, कि ये दोनों के दोनों मेडिकली यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हार्मफुल भी कहलाते हैं वो लोग। ठीक, तो यूवी रेस जनरली यूज करते हैं फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, क्योंकि उनके पास एक सफिशियंट फ्रीक्वेंसी होती है ना, सूटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अगेंस्ट में जो एनर्जी आ रही होगी ना बच्चों, वो काफी ज्यादा होगी। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच न्यू। बच्चे लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जाएगा तो ये एच, एच यहाँ पे क्या कर रहा है ना, 11th में पढ़ा होगा हम लोगों ने जरूर। एच को बोलते हैं प्लैंक्स का कांस्टेंट। प्लान लिखना है सी के, प्लैंक्स है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एक रूल आएगा प्लैंक का, बता दूंगा मैं भी आप लोगों को। बच्चे लोग इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है, और जूल सेकेंड्स। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से घबराना नहीं है। ये जो इक्वेशन आई थी मेरी, ई प्रपोर्शनल टू न्यू, बच्चे लोग उसी को बुलाऊंगा तो मैं बराबर हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू टू यूज न्यू और एफ। मैं देखता हूँ 12th के बच्चों को एफ एच एफ से भी पढ़ते हैं और एच न्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में न्यू लिखा होता है। सो दैट इज व्हाई आई एम आल्सो यूजिंग दिस टू अवॉइड कंफ्यूजन। मैंने यहाँ दोनों लिख दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग चैप्टर ईएम वेव में, जो कि पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8 है। उसकी चिंता नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, आगे जाएंगे तो क्या बढ़ता है, वेवलेंथ। पीछे क्या बढ़ता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्या बढ़ने से मतलब है अपन को, इससे बढ़ने से मतलब है ना, दैट इज वाई द सुटेबल बैंड इज लाइंग एट यूवी। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन अ मेटल, बच्चों वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मेटल कौन से होने चाहिए, जो फोटो से सेंसिटिव मेटल हो। मतलब ऐसा नहीं कि सब पे जाके लाइट मार के देखो और बोलो सर ने कहा था इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो बच्चों अपन ने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा, थोड़ा ग्राफ से पढ़ा। अब इसको थोड़ा फॉर्मुलेट करना है, तो फॉर्मुलेट करने के लिए हमको ना आइंस्टीन ने थ्योरी दे रखी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, तो वही हमारा टॉपिक है अभी का। आज की क्लास का जो कंक्लूजन है वो ये है, ढंग से पढ़ लीजिए, आपका टॉपिक ही आज तैयार हो जाएगा ये। इसका मतलब है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ, क्या लिखा है, पी डबल ई, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कुछ बातें जो आपको समझनी हो यहाँ लिख देता हूँ। बच्चे लोग, एनर्जी एक क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी। इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना मेजर करते हैं। कई बच्चे लोग इसको ना जूल्स में मेजर करते हैं। जब अपन मैकेनिकल वर्क करते हैं, अपन खाना पीना खाते हैं, तो एनर्जी को अपन कैलोरी में डिफाइन करते हैं। सुना होगा आप लोगों ने ये सब। सीजीएस यूनिट में इसको अर्जेस में देखते हैं, और आज पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं। अब ये चारों बेचारे मिलकर के एक ही इंसान को मेजर कर रहे हैं, मतलब पक्की बात है कि जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई ना कोई रिलेशन है। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, तो वन की जगह वन आएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह उसकी वैल्यू डाल देना, और यही बात क्या बन जाएगी, जूल में। तो ये चीज़ 1 मार्क में आ चुकी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू एक्सपांड कर दी मैंने, बस बात खत्म। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ना अभी तक का जितना भी मैंने तामझाम पढ़ा है आपको, इसको उसने फॉर्मुलेट करके दिया अपन को। फॉर्मुलेट करने का मतलब होता है इसको प्रॉपर फॉर्म में समझा देना कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो मान लो ये सर के पास मेटल का सरफेस है, मेटल सरफेस से एमिशन होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बोलो। ये डिसाइड करने वाला इंसान का नाम है इंसिडेंट रेडिएशन। ये ई डिसाइड करेगा, अगर ज़्यादा हुआ तो एमिट करेगा, कम हुआ तो नहीं करेगा। तो अगर अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, किससे बच्चों, वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन एक बचपन का मिला हुआ नाम है, हमारी आइडेंटिटी है। इस मेटल के पास खुद का एक वर्क फंक्शन होगा।
मान लो इसको ज़रूरत है 80 रुपीज़ की, आपने इसको 100 रुपीज़ दे दिए, क्या करेगा ये? 80 रुपीज़ तो खर्च करेगा ये पूरे यहाँ पे। उसके बाद जो बचे हुए 20 रुपीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, और उसी चीज़ को बोलते हैं बच्चे लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जहाँ जहाँ ये न्यूमेरिकल वर्ड से मैंने एग्जाम्पल लिया उसको मेरे को रब कर लेने दो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही नहीं लिख के आया ना कि सर ने हमें 100 रुपये वाला एग्जाम्पल समझाया था। नहीं बच्चों, आइंस्टीन ने बोला व्हेन अ लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जब आप अपने मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराते हो तो बच्चों उसका एक पोर्शन, सुनो क्लास 12th, इस लाइट का एक पोर्शन किस में यूज हो रहा है? वर्क फंक्शन में। और दूसरा पोर्शन किस में यूज होगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे बोलो, जो नेट ई आया उसके साथ क्या हुआ? नेट जो ई आया उसका एक पार्ट चला गया फाई नॉट में और दूसरा पार्ट चला गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्मूले में। तो आइंस्टीन बोला व्हेन लाइट इज, बोलो, व्हेन लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, जब लाइट को अपन ने सरफेस पे इंसिडेंट कराया, कॉमा लगाऊंगा, वन पार्ट is utilized in work function, ठीक है, और जो बच जाएगा पार्ट, मतलब 100 रुपीज लेके गया मार्केट में, 80 रुपीज का सामान आया और 20 रुपीज की पार्टी कर ली मैंने, ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। तो हो जाएगा वर्क फंक्शन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, तो लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज यूटिलाइज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। 12th के बच्चों डाउट बोलो अब मुझे अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो, बोलो बेटा। हाँ, एक एग्जैक्टली बेटा, पक्की बात है। मान लो मेरे को कुछ सामान लेना है, जितने का आता उतने ही रुपए घर से मिले तो क्या होगा? मैं जस्ट बियरली उसको खरीद पाऊंगा, है ना? और ज्यादा मिल गए तो क्या हो जाएगा? बोलो। तो में से किसी को पॉकेट मनी मिलती है महीने की? 150 रुपये मिलते होंगे ना तुम लोगों को? नहीं मिलते? कोई बात नहीं। मान लो एनर्जी का इंसिडेंट है ना, मुझे सरफेस से क्या निकाल, तो बच्चों जनरली अगर मैं बात करूँ ना आज के बाद कभी भी, तो नेट एनर्जी के दो पोर्शन होंगे जो दोनों यहाँ लिखे हुए हैं। एक का नाम क्या है? वर्क फंक्शन। एक का नाम क्या है बच्चे लोग? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये अपन को आना चाहिए बच्चों अच्छे से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात? सो स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझना है अपन को, इसमें रिमेनिंग जो चीजें रह गई हैं आप ये याद करके चलो कि हर एक मेटल के पास खुद का एक फंक्शन होता है। उससे कम एनर्जी लाएंगे तो ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो ये रही आपकी एनर्जी। इसको कैसे देखते हैं अपन लोग? एच न्यू से देखते हैं, है ना बेटा? और ये इंसिडेंट एनर्जी है, या इंसिडेंट रेडिएशन बोलोगे ज़्यादा खुश होगा टीचर। इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है। तो बच्चों एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? बोलो, वर्क फंक्शन से। तो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है वो दिखाई देगा, एमिट करता हुआ दिखाई देगा। मान लो ये कर गया एमिट मेरा इलेक्ट्रॉन, इसको ग्राफ से पढ़ लेते हैं अपन, अपना काम ही हो जाएगा। ये ग्राफ आज बहुत बार बन चुका है डायग्राम। ये रही एक्स एक्सिस और ये रही बोलो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ना बच्चों फ्रीक्वेंसी चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? हेलो बच्चों। और वाई एक्सिस पे बच्चों चल रहा है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। सो माय रैंडम क्वेश्चन टू ऑल द क्लास, बच्चों के ये किसी भी एनर्जी पे एमिट कर देगा इलेक्ट्रॉन? मान लो ये एनर्जी 80 जूल्स है, तो क्या 70 जूल पे एमिट कर देगा ये? बोलोगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, उससे ज्यादा ही चाहिए अपन को तो। हाँ ना तो बोलो।
तो आप ना बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इसको बढ़ाते जाओगे, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओगे, एक स्पेशल पोजीशन आएगी जिसको बोलते हैं न्यू नॉट। उस स्पेशल पोजीशन के आगे लेके जाओगे तो एमिशन दिखाई देगा और पीछे उसके एमिशन नहीं रहेगा। सो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद एमिशन होगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम दिन जिसको हमको डांट सुनते सुनते हमें बुरा दिमाग खराब हो गया, उसको बोलते हैं अपन मिनिमम हमारा थ्रेशोल्ड पार हो गया, अब मुझे कुछ बोल मत देना, ऐसा बोलते हैं ना अपन। वैसे ही यहाँ पर बच्चों, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर विच the electron is emitted is known as, कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसके बाद एमिशन करता है, is known as, बोलो क्या बोलोगे इसको आप, थ्रेश होल्ड वाली फ्रीक्वेंसी। सो अगर इंसिडेंट रेडिएशन कम आया किससे, थ्रेशोल्ड से, तो क्या एमिशन होगा, या ज्यादा आया तो क्या एमिशन होगा, बोलो, बोलोगे ज्यादा आएगा तो एमिशन करेगा, और कम आएगा तो एमिशन नहीं करेगा। यही बात मैंने आपको ग्राफ से समझाई हुई है बच्चों, पेपर में ग्राफ ही पूछा गया है। ये रहा आपका न्यू, इसके आगे क्या हो रहा है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, और यहाँ पे न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। दिस इज योर, बोलो क्या है बच्चों, ये थ्रेशोल्ड है। सो नाउ स्टूडेंट्स फटाफट देख लेते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसके बाद एमिशन हो रहा है, जिसके बाद क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। इसका उल्टा बात करना है अपन को, वो देखो कैसे। W लिखते हैं बच्चों, या वर्क फंक्शन, ये फाइव नॉट लिखते हैं। ये क्या है हमारे क्लास का, आज की क्लास का वर्क, बोलो, बोलो बच्चा, वर्क फंक्शन है ना। तो जैसे एनर्जी को लिखा जाता है, ट्वेल्थ की बैच, मुझे एनर्जी का बता दो जल्दी से, एमिशन होने का कंडीशन बता दो। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, दैट एनर्जी जो इंसिडेंट कराई जा रही है वो ज्यादा होनी चाहिए किसके, फाइव नॉट के। तो ई का फॉर्मूला होता है बच्चों एच इंटू न्यू, वैसे ही फाइव नॉट का फॉर्मूला होता है एच इंटू न्यू नॉट। एच से एच चला गया, तो न्यू ज्यादा होना चाहिए किससे, न्यू नॉट से। ये कहानी है ना बच्चों, और क्या है, समझो बात को, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, नॉट लगा है वहां पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चे लोग, देयर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम थिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग। ई ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से, ये पूरी क्लास जानती है, पूरा देश जानता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एच इंटू न्यू, ये भी अपन जानते हैं। न्यू को लिख सकता हूं मैं सी बाय लैम्डा, आया समझ में। तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा नॉट। इससे इसको उड़ा दो तो वन बाय लैम्डा नॉट लिखा है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल हटा के लिखूंगा तो मेरा साइन पलट जाएगा, ये अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सर का मतलब ये था कि दो तरीके की पढ़ाइयाँ होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी वाली, कौन सी वाली बच्चों, फ्रीक्वेंसी वाली, और एक कौन सी वाली होती है, बोलो, वेवलेंथ वाली। फ्रीक्वेंसी वाले में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ वाले में इंसिडेंट वेवलेंथ क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और ये क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ सॉरी, थ्रेशोल्ड बोलो, वेवलेंथ। तो थ्योरी बोलो इसकी, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, बिलो विच द इलेक्ट्रॉन एमिशन इज, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड लिख देता हूं, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड,
ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? तो बोलोगे सर बनवा दीजिए फटाफट। तो ग्राफ में हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस। अब की बार ना ग्राफ में चेंज करना है अपन को, यहाँ पे लैम्डा चल रहा है तो एक रेयर जगह पे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर लैम्डा नॉट आएगा। इस पर ये डैश डैश लाइन बना लेना, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। मुझे बताओ कंडीशन देख के टॉपिक में क्या होना चाहिए, इंसिडेंट वेवलेंथ इट शुड ऑलवेज बी लेस, क्योंकि यहां पर क्या था, ग्रेटर का साइन था, है ना बेटा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब तक बच्चों यहाँ लैम्डा नॉट है तब तक ये एमिशन करेगा ये ऐसे करके, उसके बाद नहीं करेगा। अब बोलोगे सर ग्राफ इस तरह क्यों बनाया आपने, तो आंसर ये होगा इसका, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, कुछ बुक्स में लिखते हैं एच एफ नॉट। यहाँ हो जाएगा बच्चा लोग वर्क फंक्शन और एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो देखो ये इन्वर्स में आ रहा है ना, इन्वर्स में कोई चीज आती है रिलेटिविटी में, जिसका मतलब है यही होगा उसका रिलेशन। ये हो गया लेस देन वाला कंडीशन और ये हो गया बच्चों आपके पास ग्रेटर देन वाला कंडीशन। ग्रेटर देन वाले में क्या हो रहा है, नो एमिशन, एमिशन नहीं है, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन दिखाया जा रहा है। ओके बच्चों।